नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये इसका दूसरा पार्ट है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 45 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के आगे से। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 46 से अनुच्छेद 51 तक पढ़ने के बाद हम लोग कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं इसमें, जैसे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, और कभी कभी इसमें टकराव भी हुआ है तो इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कभी भी इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो सीधे स्टार्ट करेंगे हम लोग अनुच्छेद 46 से। अनुच्छेद 46 से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। अनुच्छेद 46, ठीक है। 45 हम लोगों ने कल देखा था। तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है भाई, देखिए अनुच्छेद 46 में जो बात की गई है वो बात की गई है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो कमजोर वर्गों के लोग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है, और आर्थिक सहायता की बात की गई है, और किसकी बात की गई है, जो सामाजिक जो अन्याय होते हैं उससे सुरक्षा की बात की गई है। अब आपसे क्वेश्चन बनता है ऐसा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई, तो आपको लगाना है अनुच्छेद 46। आर्थिक सहायता की बात की गई है तो लगाना है अनुच्छेद 46। ये आपको लाइनें बहुत ही कायदे से पढ़नी है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो देखो लिखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, और कमजोर वर्गों के लिए, ठीक, कमजोर वर्गों के लोगों के लिए, कुछ भी लिख लो, वर्गों के लिए क्या है, शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है इसमें भाई, शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्थिक सहायता की बात करी गई है, आर्थिक सहायता और सामाजिक अन्याय, सामाजिक अन्याय से सुरक्षा। दिख रहा है मेरे पर, देख लो जरा, ठीक है। देखो ये जो दो लाइन लिखी है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 46 में किया गया है, और कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है, आर्थिक सहायता की बात की गई, सामाजिक और सामाजिक अन्याय से सुरक्षा की बात की गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ऐसी ही लाइन आपको लिखना है। अब आते हैं अनुच्छेद 47 पर। देखिए मैंने आपको सारे अनुच्छेद पढ़ाए हैं, अभी तक कोई भी छूटा अनुच्छेद नहीं है। मैंने कहा था कि पूरे जितने भी आर्टिकल हैं अपने संविधान में सारे के सारे देखेंगे हम लोग। अब आते हैं अनुच्छेद 47 पर। अनुच्छेद 47, अगर क्वेश्चन आपसे बन जाए कि देखिए ये जो है ये राज्य का कर्तव्य की बात हो रही है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, वो राज्य के कर्तव्य होते हैं एक तरीके से कहा जाए, ठीक है। तो ये राज्य का कर्तव्य है, इसे लागू करना ना लागू करना इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं अगर ये चीज़ लागू नहीं होती तो। मैंने कल आपको अच्छे से बताया भी था। जो लोग भाई पहली बार देख रहे हैं वो पिछला वाला वीडियो भी देख ले। वैसे भी सारे जितने भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और सारे प्लेलिस्ट की जितनी भी लिंक है, जितनी भी क्लासेस मैंने दी हैं उन सभी के जो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो क्रमानुसार वीडियो देखें, सारे वीडियो जो है क्रमानुसार चल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है, इसमें देखो क्या क्या है, कहा गया है कि जो राज्य का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में कहा गया, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्य का जो प्राथमिक जो कर्तव्य है वो है अनुच्छेद 47 में। क्या कहा गया है इसमें कि जीवन स्तर में सुधार की बात की गई है, ठीक है, जीवन स्तर में सुधार की बात की गई है। पोषाहार में सुधार की बात की गई है, ठीक है, और स्वास्थ्य में सुधार की बात की गई है, स्वास्थ्य में सुधार की बात की गई है। तो ये क्या है, ये राज्य का एक प्राथमिक कर्तव्य, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य। और भाई प्राथमिक कर्तव्य तो है ही, जीवन से संबंधित है ना हमारे। भाई जीवन से संबंधित है हमारे कि जीवन स्तर में सुधार है, पोषाहार यानी खाने पीने में सुधार होना चाहिए, और स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। तो यह प्राथमिक कर्तव्य है। इसमें दो पॉइंट है। एक दूसरा पॉइंट यह है कि जो नशीले पदार्थ वगैरह होते हैं उन पर बैन लगा सकती है सरकार, तो ये राज्य का भी कर्तव्य है। ये एक डीपीएसपी में आता है, ठीक है। तो क्या है कि नशीले पदार्थ भी इसमें आते हैं, नशीले पदार्थों का निषेध इसी के अंतर्गत आता है। जैसे बिहार वगैरह में जैसे कि नशीले पदार्थ पर बैन है, तो वहाँ पर
ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये नशीले पदार्थों को निषेध कर दिया गया है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 47। आप देखते हैं अनुच्छेद 48। कोई भी देखिए आपका डाउट हो, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वहीं पर। और एक बात है, किसी ने कल कमेंट किया था, कहा था कि मेरे जज्बे को सलाम कर रहे थे वो, और उनको मैंने थैंक यू बोला भी था कि वो मतलब कह रहे थे कि आपके चैनल पे व्यूज़ भी नहीं आते हैं, आप रेगुलर वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम है। तो देखिए होता है ना कि दिमाग में अगर कोई चीज़ बस जाती है ना, किसी के टारगेट हो जाता है ना, टारगेट फिर पूरा करने में लग जाता है, फिर वो उसका रिस्पॉन्स मिले चाहे ना मिले, फिर वो टारगेट पूरा करता रहता है। पॉलिटी के साथ साथ अभी कुछ ही दिनों में हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, तब आप देखिएगा, तब आप और चौंक जाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना डेडिकेशन के साथ कोई काम कर रहा है बिना कोई रिस्पॉन्स के। देखो आर्टिकल 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 दोस्तों क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन में सुधार, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये जो लाइन बता रहा हूँ सीधी सीधी लाइन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, इसमें क्या है, कृषि एवं पशुपालन में सुधार की बात कही गई है, पशुपालन में सुधार की बात की गई है, ठीक है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा इसमें सुधार की बात की गई है। और देखिए क्या कहा गया है, जो गाय हैं, गाय आदि पशु पर पशु की बलि पर रोक है, बलि पर रोक, ठीक है। देखिए अभी तक जो मैंने बताया आपको, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या अनुच्छेद है, सभी अनुच्छेद है, बस खाली इसको, ये सारे हैं यार, इसमें क्या मैं बताऊं, ठीक है। मैं क्या बताऊं, इसमें सारे के सारे जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अनुच्छेद 49 देखो क्या कहता है। अच्छा 48 में एक और जोड़ा गया था अमेंडमेंट में, वो क्या है, वो है 48A, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। कब जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था, 1976 में। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है, ठीक है। थक गया हूँ मैं 42वां संविधान संशोधन बताते बताते, क्योंकि ये हर बार आएगा, क्योंकि ये इसको मिनी संविधान कहते हैं, ठीक है। तो ये 1976 आपको सन याद रखना है। तो 48A जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया था, इसमें क्या कहा गया था कि जो राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा इसमें, ठीक है, उसका एक कर्तव्य बनता है, राज्य का कर्तव्य के पर्यावरण का संरक्षण करे, वन का संरक्षण करे, वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण करे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये बाद में जोड़ा गया था। तो इसमें लिख लो भाई कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करे, ठीक है, वन का संरक्षण करे, वन का संरक्षण करे, और वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण। देखिए जो चीजें रह जाती है ना, जो से मूल संविधान में रह गई, उनको बाद में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जीवों का संरक्षण, ठीक है। आते हैं अब आर्टिकल आते हैं 49 पर, आर्टिकल 49 पर आते हैं भाई। 49 क्या कहता है, देखिए 49 कहता है कि जो हमारी विरासत है, जो हमारे राज्य की जो विरासत है, जो हमारे भारत की विरासत है, उनका संरक्षण की बात इसमें की गई है, ठीक है। एक मिनट भाई, इसमें जरा इंक पड़ेगी तभी काम चलेगा, क्योंकि इंक जो है इसमें पढ़ने वाली समस्या ज़्यादा है। आज ये नया मार्कर आ जाएगा तब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि जो विरासत स्थल हैं और जो एक महत्वपूर्ण जो स्मारक हैं या स्थान है, उनके संरक्षण की बात की गई, इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आपसे रह जाएगा तो रह जाएगा क्वेश्चन फिर ये, ठीक है। क्योंकि इस मार्कर में क्या हो रहा है कि जो इसमें जो वो नहीं होता है सोखता टाइप का, जिसमें इंक रहती है, पता नहीं क्या बीच से सूख गया क्या, वो नीचे तक जाती ही नहीं है, इंक ऊपर ही रहती है और खत्म हो जाती है बस एक लाइन लिखने में। देखो क्या है कि विरासत का संरक्षण, ठीक है। महत्वपूर्ण जो वो हैं, महत्वपूर्ण स्मारक हैं, ठीक है, स्थान है,
संरक्षण की बात की गई है, बस इतना लिखो, संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग फिर अभी 49 50 कितना स्पेस बचेगा, 50 नहीं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको भाई, बोर्ड गया है भर पूरा। ठीक है, मिटाऊँ इसका, रफ करूँ, ऊपर से ही रफ कर देते हैं थोड़ा सा, यही वाली लाइन। ठीक, 49 हो गया, 50 करो। आर्टिकल जो 50 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो कार्यपालिका का और न्यायपालिका से अलग होना है। ठीक है, तो क्या है भाई कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से, कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका लिखो, का पृथक्करण अलग होना। मतलब क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें बताया गया है अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका भी अलग अलग है और ये स्वतंत्र है न्यायपालिका। तो देखिए, जहां पर जिस देश में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है वहां पर क्या है कि आपसे कोई अन्याय नहीं कर सकता, आपको हमेशा न्याय मिलेगा, ये ऐसा माना जाता है। समझ गए कि नहीं, क्योंकि उसमें किसी भी कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 50 में बताया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 51 में आते हैं। 51 में दोस्तों क्या है आर्टिकल में कि ये जो एक तो पॉइंट ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, जो विवाद होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी मध्यस्थता करने के लिए राज्य का एक कर्तव्य होता है। ठीक है, तो लिख लो भाई, जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए, ये इसका कर्तव्य होता है। ठीक है, लिखो इसमें कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे लिख के है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, कहता है कि जैसे कि ऐसा होता नहीं है कि जो हमारे जो पड़ोसी देश में जो हमारी मित्रता है, संबंध है, उनको अच्छा बनाए। ठीक है, तो लिखें दूसरे देशों के साथ सम्मानपूर्ण, ठीक है, सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण संबंध बनाए भाई, संबंध बनाए। और तीसरा पॉइंट यह है कि जैसे कि कोई विवाद हो जाए अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करे, ये इसका कर्तव्य राज्य का। ठीक है, तो ये आपके ये पूरे होते हैं, क्या आपके ये पूरे होते हैं, नीति निर्देशक तत्व ये पूरे होते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नई चीज देखने वाले हैं, जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। ठीक है, और इसको खत्म करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, देखिए कहीं पर भी कुछ डाउट अगर होता है या कहीं मिस्टेक मुझसे हो गई हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। कभी कभी क्या होता है कि लिखो कुछ और, बोलो कुछ और समझता कुछ और है ना। चलो, तो भाई देखो क्या डालते हैं, अंतर डालते हैं, अंतर, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अंतर देखो क्या है, एक तरफ लिखते हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, कर्तव्य भी नहीं पढ़ाया है, मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। और इधर लिखो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या अंतर है, देखो पहली बात तो यह है कि पहली बात यह है इसमें कि ये न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, न्यायालय द्वारा लागू
और इसमें इतना लिख लो नहीं, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते। इसमें जाके आप केस नहीं कर सकते कि भैया नेता ने ये वादे किए थे और नेता देखो वादे पूरे नहीं कर रहे, आप उन पर केस कर दो, नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात देखो क्या है कि ये व्यक्ति के विरुद्ध, ये मतलब ये व्यक्ति के साथ होता है। ठीक है, व्यक्ति के लिए या व्यक्ति से संबंधित, और ये राज्य से संबंधित, राज्य से संबंधित है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है भैया? इसका उद्देश्य एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है। और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है ये जान लो। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, लिखो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र व कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये हो गया आपका। और निलंबित नहीं किया जा सकता, ये निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, निलंबित किया जा सकता है 1921 को छोड़कर। ठीक है, किया जा सकता है और इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी सोचो, है ना, ये भी ठीक है। और ये देखो क्या होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं और ये क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं। ये करने को कहती है और ये ना करने को कहती है। ठीक है, नकारात्मक। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इतनी बहुत है। चलो अब हम लोग देखते हैं टकराव की स्थिति क्या क्या बनी है, कि इसमें टकराव भी हुआ है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं भाई हम लोग। देखो ऐसा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य को कर्तव्य प्राप्त है और मौलिक अधिकार व्यक्ति को कर्तव्य कुछ या उनके अधिकार को प्राप्त है। तो कभी कभी क्या होता है इनके में टकराव हुए हैं, बीच बीच में टकराव की भी स्थिति बनी है कि मौलिक अधिकार का हनन होने की बात हुई है, तो वहां पर टकराव हुए हैं। जैसे एक पहली बात अगर करते हैं कि एक है चंपाकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास का केस था ये। इसमें पहली बार टकराव हुआ। ये केस की बात है 1951 की बात है ये। ठीक है, 1951 की बात है। इसमें क्या है, छोटी सी कहानी समझो। इसमें क्या है कि 1927 में एक प्रथा लागू थी मद्रास में कि वहाँ पर क्या था कि SC ST OBC को क्या था, आरक्षण प्राप्त था मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में। तो जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद क्या था कि ये ब्राह्मण लड़की थी, एक ब्राह्मण। तो उन्होंने इस पे चीज़ पे केस कर दिया था कि भैया मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि भाई इस पर मद्रास केस ने कहा था कि जब भी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में टकराव होगा तो मौलिक अधिकार को ज़्यादा बड़ा माना जाएगा, ज़्यादा मतलब माना जाएगा। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार में क्या है कि मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट केस चला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो सही सुनाया है। ठीक है, और टकराव की स्थिति में क्या होगा कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको ज़्यादा ही वरीयता दी जाएगी, ये बताया गया। और साथ में ये भी कहा था कि आप लोग चाहें तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, बस मूल ढांचे में छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ठीक है, तो 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसी के दौरान क्या हुआ था कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था कि नहीं हुआ था, 1951 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था,
पहले मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूची थी। यार वीडियो चल रहा है, मैंने देखा नहीं बहुत देर से, ठीक है। इसमें 8 अनुसूची थी, है ना, 8 अनुसूची थी इसमें। तो अब कितनी हो गई थी? 9। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि 31A और 31B जोड़ा गया था भैया, संपत्ति के अधिकार वाला नहीं, उसी में बात कर रहे हैं ये लोग। 31 साफ सब लिखो, 31A 31B जोड़ा गया और बताया गया कि कुछ जो हैं, इसमें क्या हुआ, इसमें बताया गया इन दोनों आर्टिकल में ये वर्णन किया गया कि कुछ कानून ऐसे होंगे जो न्यायपालिका से बाहर होंगे, उसमें हस्तक्षेप न्यायपालिका नहीं करेगी, ये कहा गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन हुआ, 25वां संविधान संशोधन हुआ था। 25वां संशोधन ये कब हुआ? 25वां संशोधन हुआ 1971 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें पहली बार तो जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? 31C जोड़ा गया, 31C जोड़ा गया। देखिए ऐसा है, एक तरीके से कहा जाए तो मौलिक अधिकार हम लोगों का कर्तव्य है, और नीति जो मौलिक अधिकार जो हमारे पास हैं, राज्य के लोग जो व्यक्ति हैं, और जो सरकार के पास एक तरीके से जो अधिकार होते हैं वो होते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो सरकार हमेशा हमारे मौलिक अधिकार को कम करने पर ही तुली रहती है, ठीक है। अब 31C इसमें जोड़ा गया, इसमें यह कहा गया कि जो आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, और यहाँ पर जो मैंने कल आपको बताया था जो अनुच्छेद जो 39 की बात थी, आर्टिकल 39 की जो बात थी, इसमें 2 पॉइंट मैंने टोटल आपको 6 पॉइंट बताए थे। इसमें जो नंबर 2 और नंबर 3 पर जो पॉइंट था, जो मैंने कल आपको 6 सीरीज बताई थी, वो 6 सीरीज ऐसे ही हैं, ठीक है। जो 39 का जो 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट था और तीसरा पॉइंट था, इन दोनों में अगर टकराव यहाँ पर होता है तो नीति निर्देशक तत्व बड़े माने जाएंगे, ठीक है। इसको प्राथमिकता, इसको मतलब अनुच्छेद, मतलब ये अनुच्छेद 39 के 2 और 3 जो पॉइंट हैं, 2 और 3 पॉइंट हैं, ये इनको मौलिक अधिकार से प्राथमिकता दी जाएगी, ये इसमें बताया गया 1971 में, ठीक है। तो ये क्या आ गया कि इसमें दूसरे वाले में मैंने कल आपको बताया कि देश के जो भौतिक साधन हैं उनके स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा राज्य कि सभी के हित में हो। और तीसरे वाले में क्या बताया था कि धन और उत्पादों के साधनों से जो साधनों का जो धन और उत्पादों के साधन के क्या बोलते हैं, साधन के जो मतलब एक वो होता है ना, एक जरिया, वो केंद्रीकरण नहीं होगा, उसका केंद्रीकरण नहीं होगा कि कोई एक केंद्र में बैठा हो, उसी के सब हिसाब से चल रहा हो। आप अगर पैसा कमाना चाहें तो पैसा कमाएंगे, मैं कहूँगा तो, आप उत्पादन करेंगे, मैं कहूँगा तो ये करने से रोकेगा। लेकिन अगर इनके बीच में टकराव होता है तो भैया ये बड़ा माना जाएगा, ये कहा गया इसमें। इसके बाद क्या हुआ, एक अपना वही पुराना संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां। इसमें क्या बताया गया, इसमें यह कहा गया कि भाई देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो बड़े हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या है, वो भाई बड़े हैं मौलिक अधिकार से, ये बताया गया भाई, इनको मौलिक अधिकार से ये कहा गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, एक केस आया था, इसके बाद क्या हुआ था, एक केस आया था। केस कौन सा आया था? 1980 में, ठीक है। ये बात कब की है? 1976 की। तो 1980 में एक केस आया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था, भारत संघ। तो ये चीज़ जो है ये क्या हो गया था, ये रद्द हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी कि क्या आप लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को लेकर बैठे हुए लड़ रहे हो, कौन छोटा कौन बड़ा। ये दोनों एक दूसरे के समान है, और दोनों ऐसा समझ लीजिए कि रथ के 2 पहियों के समान है। अगर एक रथ का पहिया टूट जाएगा तो रथ गिर जाएगा, ठीक है। छोटा बड़ा मत करिए यहाँ पर। लेकिन एक वैसे अगर हम लोग बहुत ही कायदे से पढ़ें तो मौलिक अधिकार जो हैं नीति निर्देशक तत्व से बड़े ही होते हैं, लेकिन सरकार इनको कम करना चाहती है, इसका क्योंकि सरकार के विरुद्ध काम है करती है ना ये जो मौलिक कर्तव्य है, इसीलिए इसको नकारात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारी बात मैंने आपको बता दी है अच्छे से। तो ये चंपाकम जो है ये मौलिक अधिकार में भी मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जितने भी केस हैं सारे केस आपको डिस्कस मैंने किए हैं, और ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। तो आपके नीति निर्देशक तब तो यहीं से समाप्त होते हैं। अगला हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य देख लेंगे कल, छोटी सी क्लास रहेगी उसकी, और उसके बाद फिर हम लोग
आगे देखेंगे उसके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।